नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर आज हम फिर से नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत या नारीवाद की एक राजनीतिक अवधारणा के संबंध के अंदर ऐसी चर्चा जो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस चर्चा को आज की चर्चा के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि नारीवाद के ऊपर दो तीन मेरी जो सेपरेट वीडियो वो भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड मैंने की है, और पिछले कल की चर्चा के अंदर भी एक राजनीतिक अवधारणा के संबंध में, नारीवाद के संबंध में जिस भी तरह की जो चर्चा है, बहुत सारी पहलुओं को पिछले कल की वीडियो के अंदर भी हमने उसको टच करने की कोशिश की या छूने की कोशिश की। और आज की चर्चा के अंदर नारीवाद के संबंध के अंदर ऐसी तथ्य या ऐसी चर्चा जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, आज उन्हीं सभी पहलुओं को क्या हो आज की चर्चा के अंदर टच करने की कोशिश करेंगे। तो आज की चर्चा के अंदर हम सबसे पहले लिंग और जेंडर के आधार पे हमारे समाज के अंदर या देश दुनिया के अंदर नारीवाद का जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या महिलाओं का जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हमारे समाज के अंदर या देश दुनिया के अंदर जो इस बात को हिमायती रहे हैं या नारीवादियों की क्या है इस आधार पर उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो महिलाओं का जो जिस हिसाब से जो महिलाएं नारीवादियों के द्वारा कुछ एक जो डिमांड्स है वे जायज़ नहीं है, क्योंकि जो महिलाओं का जो शोषण किया जाता है, क्योंकि जो महिलाओं की जो शारीरिक जो बनावट है या उनकी जो फिजिकल उनका स्ट्रक्चर या जैविक जो उनकी संरचना है वही इस हिसाब से है कि वे घर के काम तक है, घर के काम करने के लिए ही सही है। इसलिए जो ये जो विभाजन है जो स्त्री और पुरुष के बीच है, ये पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये तो अपने आप में की प्राकृतिक विषमता है और प्राकृतिक विषमता को हम समाप्त नहीं कर सकते। अब जब महिलाओं का काम बच्चों का पैदा करना है तो महिलाओं ने ये काम करना है, ना कि ये काम पुरुषों ने करना है। जो इस बात की हिमायती रहे वे इस बात के इसके आधार पर ये तर्क देते हैं कि ये जो तर्क है जो ये बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो क्या है जो विषमता ये प्राकृतिक है, ये बात अपने आप में निरर्थक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं जिन बातों की वजह से हमने जो महिलाओं को क्या पुरुषों के अपने अधीन रखा है। लेकिन लिंग और जेंडर के आधार के या जो घाल मेल इसके अंदर है, जिसके कारण क्या है महिलाओं को क्या प्राकृतिक रूप से क्या है माँ और पत्नी का जो दर्जा है उसको प्रदान किया गया है। जैसे उदाहरण लेते हम, जैसे माँ का जो महिला का जो काम होता है बच्चों को जन्म देना या बच्चों का पालन पोषण करना, लेकिन यदि महिलाओं को हम घर की काम तक ही सीमित रख रहे हैं, ये क्या है उसकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वह प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये क्या पितृसत्तात्मक का उदाहरण है। इस कारण क्या है जो रेडिकल फेमिनिज्म है, जो अमूल नारीवादी है, उन्होंने तो ये कहा कि जो घर है वह महिलाओं के लिए क्या है एक आरामदायक क्या है प्रताड़ना शिविर है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोग एक महिला विरोधी समाज के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि जो आज का समाज है वह ऐसा समाज है जो महिला का विरोध करता है, जो महिलाओं की डिग्निटी का रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि जो पुरुष है वह सामूहिक रूप से क्या है महिलाओं का क्या है शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। मैकनीन ने तो यहाँ तक कहा कि पुरुष का जो प्रभुत्व है वह महिलाओं में घर पे है, उसके बिस्तर के ऊपर भी है, रोजगार में भी है, सड़क पे भी है, और वो पूरे जीवन के अंदर क्या महिलाओं का के ऊपर क्या है पुरुषों का क्या है आधिपत्य है या उसका हेजिमनी रहती है। नारीवादियों का ये भी मानना रहा कि जो जेंडर है अपने आप में एक सांस्कृतिक संकल्पना है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है जो समाज के द्वारा क्या है महिला और पुरुष के लिए क्या है अलग अलग तरह की जो भूमिकाएं वो निर्धारित की जाती है। इसलिए जो साइमन बुआ जो एक महत्वपूर्ण फेमिनिस्ट फिलोसफर हुए हैं, उनका ये मानना कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि महिलाएं बनाई जाती है, क्योंकि जो विषमता है बहुत सारी विषमता ऐसी जो जैविक की वजह से नहीं बल्कि समाज के द्वारा उसको तैयार की गई है। इसलिए जेंडर के आधार पे आधारित जो भेदभाव है वह समाज के द्वारा या राज्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे संपत्ति के अधिकार के ऊपर पुरुषों का अधिकार हो, महिलाओं का अधिकार नहीं होता, ये जो विषमता ये प्रकृति की देन है बल्कि समाज की देन है या पुरुष प्रधान समाज की देन है। जिस कारण क्या है जो मूल नारीवादी है या रेडिकल फेमिनिस्ट है वे क्या है महिलाओं के बीच इस विभेद को क्या हुआ है
उन्होंने स्वीकार किया है। और उनका ये मानना है जब तक ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो भेदभाव है महिलाओं के साथ होते रहेंगे तब तक जो सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में उनकी जो भूमिका है वह सेकेंडरी रहेंगी, और जो प्राइमरी जो भूमिका है राजनीति के अंदर भी और सार्वजनिक जीवन के अंदर भी पुरुषों की रहती रहेगी। नारीवादी जो विचारक थे उनका ये मानना था कि जो उनका जो यह आंदोलन है, उनका जो आंदोलन है पुरुष को अधीन बनाने का या स्वयं को पुरुष बनाने का नहीं है जो नारीवादियों का आंदोलन है, अपितु जो नारीवादियों का आंदोलन है वह समाज के अंदर जो महिलावादी मूल्यों को क्या है प्राथमिकता देना है, या महिलाओं को क्या है अधिकार देने वाला आंदोलन है। इसकी जो देखभाल और इसकी जो भावना है, ठीक है, जैसे जो गुण हैं समाज और मानवता के लिए क्या है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि जो कुछ जो अतिवादी जो अमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिला के मध्य क्या शोषण को समाप्त करने के लिए क्या है उन्होंने जो विवाह जैसी जो एक रिश्ता है उसको भी खत्म करने की बात की थी, ठीक है। और उनका ये मानना रहा कि पुरुष महिलाओं के लिए शोषण के लिए ही नहीं अपितु प्रकृति के शोषण के लिए भी क्या है उत्तरदायी है। ऐसा नहीं कि पुरुषों के द्वारा सिर्फ महिलाओं का ही शोषण किया जाता है, बल्कि पुरुषों के द्वारा क्या है प्रकृति का भी शोषण किया जाता है, ऐसा नारीवादियों का मानना रहा है। अब हम निजी और सार्वजनिक जीवन के अंदर भेद करने की कोशिश करें कि नारीवाद के अंदर या नारीवादियों ने निजी और सार्वजनिक जीवन के अंदर जिस हिसाब से भेद करने की कोशिश की, तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो राजनीति की जो परंपरा जो मान्यता के अनुसार क्या है जो राजनीति का जो क्षेत्र है और ये अपने आप में क्या सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, ये निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। परंतु जो परंपरागत दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि राजनीतिक या जो सार्वजनिक क्षेत्र है जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, या राजनीतिक या सार्वजनिक वाद विवाद है, डिबेट डिस्कशन है, इसमें क्या होता है कि सामान्यता परिवार और जो निजी जीवन का क्षेत्र का एक भाग माना जाता है, ठीक है। और इस पारिवारिक जीवन को क्या है गैर राजनीतिक माना गया है। लेकिन आधुनिक जो नारीवादी विचारकों का ये मानना रहा है कि राजनीति सभी सामाजिक समूहों के अंदर क्या है विद्यमान है। ऐसा कोई भी सामाजिक समूह नहीं है जहाँ पे आज के समय के अंदर राजनीति विद्यमान ना हो। जहाँ तक कि या जिस भी प्रकार की क्या समाज के अंदर आज के समय के अंदर संघर्ष पाए जाते हैं वहाँ क्या राजनीति जरूर रहती है। केट मिलेट ने यह कहा कि जो राजनीति का जो आशय है, राजनीति का जो अर्थ है, एक की शक्ति संरचना के उन संबंधों से है, ठीक है, जिसमें एक समूह के लोगों का नियंत्रण दूसरे समूह पर रहता है। इसलिए परिवार में पत्नी के ऊपर या पति के मध्य क्या है जो भी संबंध है वे क्या है राजनीतिक संबंध है। जिस प्रकार एक कारखाना के अंदर क्या है मैनेजर और मजदूर के जो संबंध है, सरकार और व्यक्ति के जो संबंध है, और नारीवादी विचारकों ने तो ये भी माना कि उनके जो निजी जीवन का जो क्षेत्र है वही राजनीतिक है, क्योंकि अभी तक जो सार्वजनिक जीवन का जो ये आश्रय लिया जाता है कि पुरुष का जीवन और निजी जीवन का मतलब यह है कि महिला का जीवन का एक उन्होंने मुख्य भाग माना। नारीवादियों का यह भी मानना रहा कि राजनीति उनके प्रतिदिन के क्रियाकलापों से संबंधित है, कि नारी जो भी काम प्रतिदिन के काम करती उससे संबंधित क्या है राजनीति, क्योंकि महिलाओं को अभी भी जो उनके नितांत जो निजी जीवन पर क्या है पुरुषों का क्या है नियंत्रण है, उनका तो अपने निजी जीवन के ऊपर भी नियंत्रण नहीं है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे विवाह का अधिकार है, विवाह के या गर्भपात का अधिकार है, या घरेलू श्रम के अंदर जो महिला का क्या है पितृसत्ता के अंतर्गत क्या उनका भी शोषण किया जाता है, ठीक है। और श्रम के जो लैंगिक विभाजन को क्या है समाज के अंदर या जो राजनीति के वजह क्या उन्होंने प्राकृतिक माना, ठीक है, क्योंकि जो राजनीति है कला एवं साहित्य जैसे जो क्षेत्र है वो पुरुषों का इसके अंदर प्रभाव हुआ है, और महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित कर घरेलू क्षेत्र तक ही इसको भी सीमित रखा गया, ठीक है। अतः नारीवादियों का ये मानना रहा है कि महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था के अंदर है। अभी भी ऐसा नहीं कि महिलाएं प्राकृतिक अवस्था से बाहर आई है, बल्कि अभी भी जो महिलाएं हैं वो प्राकृतिक अवस्था के अंदर है, और ऐसा कैरोल पेटमैन का मानना रहा है। अतः ये जो अधिकार है, स्वतंत्रता है व न्याय जैसी जो संकल्पनाएं हैं,
इसमें महिलाओं का कोई भी महत्व ही नहीं है, ऐसा नारीवादियों का मानना रहा है। तथा जो कल्याणकारी राज्य की जो वकालत की जाती है वह भी मूलतः क्या है, पितृसत्तात्मक का ही एक उदाहरण रहा है। अब हम समाजवादी नारीवाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो नारीवाद के जो चरण रहे, नारीवाद के जो मूवमेंट के जो अलग अलग जो चरण रहे वे भी अलग अलग विचारधाराओं के तहत रहे। यदि हम समाजवादी नारीवादियों की बात करें तो समाजवाद की जो नारीवाद की जो संकल्पना है वह 20वीं सदी के मध्य के अंदर क्या है, समाजवादी नारीवाद की जो विचारधारा है वह बहुत अधिक प्रभावी हुई। और ये जो विचारधारा है ये उदारवादी विचारधारा की क्या है, बिल्कुल विपरीत थी। क्योंकि जो समाजवादी जो नारीवादियों ने ये माना कि महिलाओं को जो केवल है जो राजनीतिक और वैधानिक रूप में क्या है समानता का इन्होंने समर्थन नहीं किया, अपितु इन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि महिला को जिस हिसाब से लैंगिक आधार पर उसके साथ असमानता रही है, या जो आर्थिक आधार पर महिलाओं के साथ जो असमानता रही है, उसका बहुत बड़ा ये कारण है, महिलाओं के शोषण का बड़ा कारण ये है क्योंकि महिला की क्या है आर्थिक क्षेत्र के अंदर या आर्थिक भूमिका के अंदर क्या है, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर जो महिलाओं का जो आधिपत्य है या महिलाओं का जो मालिकाना हक है वह क्या ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये जब तक महिलाओं को क्या है संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर महिलाओं का अधिकार ना होगा, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक क्या महिलाओं का शोषण होता रहेगा। 1980 के अंदर क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएनओ के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और उस रिपोर्ट के द्वारा क्या है पूरी दुनिया की महिलाएं हैं उनके ऊपर एक सर्वे किया गया। और इस सर्वे से क्या है पूरी दुनिया की जो महिलाओं की जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, 50% है, मतलब पुरुषों के बराबर है। यदि हम उनके काम करने के समूचे घंटे का औसत लें तो 2/3 हिस्से का हुए संपादन करती है। क्या पुरुषों से महिलाएं क्या करती है, अधिक काम करती है। लेकिन यदि उनकी इनकम की बात करें, उनकी पूरे दुनिया के अंदर उनकी इनकम को जोड़ा जाए तो उनका क्या है जो हिस्सा है जो उनका शेयर है वह 1% भी नहीं है। ठीक है, मतलब 99% से भी अधिक जो इनकम पर जो शेयर है वह किसका है, पुरुषों का, जबकि वह क्या है पुरुषों के अपेक्षा 2/3 काम अधिक करती है। इस कारण क्या है जो समाजवादी जो नारीवादियों का ये मानना है कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता को बेहतर रूप में क्या है सामाजिक आर्थिक कारकों के माध्यम के अंदर इसको देखा जाना चाहिए। इसका जो पहला उदाहरण दिया फेडरिक एंजल्स के विचारों के अंदर मिलता है। और फेडरिक जो एंजल्स थे वे कार्ल मार्क्स के बहुत अच्छे मित्र थे। फेडरिक एंजल्स ने अपनी जो महत्वपूर्ण बुक लिखी थी दी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट के अंदर क्या है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति के प्रादुर्भाव या उत्पन्न होने के से क्या है महिलाओं की जो स्थिति है वह क्या बदतर हुई है कि महिलाओं को क्या है अपनी समानता से क्या उसको वंचित होना पड़ा। क्योंकि पूंजीवाद के विकास के पहले क्या है पारिवारिक जीवन साम्यवाद तथा समाज क्या है पितृ मात्र सत्तात्मक था। जब समाज के अंदर संपत्ति का कॉन्सेप्ट नहीं आया था उस समय जो परिवार थे वे मात्र सत्तात्मक थे और उत्पादन के संसाधनों के ऊपर ना तो पुरुषों का नियंत्रण था और ना ही महिलाओं का नियंत्रण था। लेकिन जैसे पूंजीवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद के उदय के कारण क्या हुआ कि जो निजी संपत्ति वो पुरुषों के अधिकार के अंदर चली गई। और ये जो विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास क्या है महिलाओं की अपने आप में एक ऐतिहासिक पराजय है। और एंजल्स ने तो ये कहा कि महिलाओं का जो शोषण है वह परिवार नामक संस्था द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं कि जो महिलाओं का शोषण कहीं दूसरे जगह होता है, बल्कि महिलाओं का जो बहुत बड़ा शोषण है वह परिवार के अंदर ही होता है, जिसमें महिलाओं को क्या परिवार में समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और महिलाओं के विषय में अलग अलग जो दंत कथाएं हैं, दंत कथाओं में रूमानी जैसे प्रेम से संबंधित जो कर इसको जोड़ा जाता है, जबकि वास्तविकता के अंदर पुरुष अपने विशेषाधिकार और संपत्ति की रक्षा करने के लिए बहुत सारे जो ढोंग है वो रचने की कोशिश करता है और वे ऐसे ढोंग को रचता भी है। इसलिए फ्रेडरिक एंजल्स ने यह कहा कि समाजवादी समाज के अंदर क्या है कोई विवाह नहीं होगा तथा जैसे ही निजी संपत्ति की भी क्या होगी समाप्ति होगी उसके साथ ही पितृसत्तात्मक का भी क्या है स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा। 20वीं सदी की जो समाजवादी जो विचारक जिनका नाम था क्लेरा जेटकिन,
क्लेरा जेटकिन ने ये कहा कि वर्ग का जो मुद्दा है वह क्या है, लिंग से क्या है, प्राथमिक है। ठीक है, उनका ये मानना रहा कि जो बुर्जुआ जो समाज है वह सर्वारा महिला के मध्य क्या है, एक विषमता है। ऐसे नहीं कि जो पूरी देश दुनिया की जो महिलाएं हैं उनकी समस्या एक जैसी है, क्योंकि जो बुर्जुआ जो महिलाएं हैं जिनका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है, और सर्वारा वर्ग की जो महिलाएं जिनका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, जो अपने आप में दोहरा शोषण का क्या है, शिकार है। इसलिए क्या है, शिक्षा का जो समान अधिकार है या रोजगार की जो समान वैधानिक स्थिति से महिलाओं की जो स्थिति है वह खत्म नहीं होंगी, ऐसा इनका मानना रहा है। इसके साथ साथ क्या है, कुछ एक जो समाजवादी जो महिलावादियों ने ये भी कहा कि महिलाओं को क्या है, घरेलू कार्यों तक सीमित कर देना और महिला का जो संबंध है वह मातृत्व से जोड़ना पूंजीवाद के आर्थिक हित के अंदर है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं एक प्रकार से क्या है, श्रम की क्या है, सुरक्षित भंडार है तथा उनको काम में लगाया जा सकता है जब उत्पादन को बढ़ाने की बात हो, लेकिन जब आर्थिक मंदी का चरण हो तब उन्हें घरों में वापस भेजा जा सकता है। ठीक है, इससे भी बढ़कर क्या है कि महिलाओं की जो स्थिति है वह अस्थायी कर्मियों के रूप में रहती है। मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय महिला को काम पे रख लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत ना हो उन्हें काम से बाहर निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, हमें महिलाओं को क्या कम वेतन भी देना पड़ता है, और उनका जो रोजगार होता है वह रोजगार भी बेहतर रोजगार नहीं होता है। ऐसा रोजगार होता है जिस रोजगार को करने के लिए महिला क्या होती है, विवश होती है, बल्कि उस रोजगार को करने के लिए वह खुश नहीं होती है। इसी के साथ क्या है, महिलाओं को घरेलू श्रम के कारण ही अर्थव्यवस्था कुशल और प्रभावी होती है तथा महिलाएं क्या है, बच्चों के पालन पोषण के लिए क्या है, अगली पीढ़ी के लिए क्या करती है, श्रमिक तैयार करती है, और उत्पादन बनाए रखने की क्या करती है, गारंटी प्रदान करती है। ठीक है, महिलाओं से ये भी उपेक्षा रखी जाती है कि वो एक आज्ञाकारी बने, एक अनुशासित श्रमिक का निर्माण करे। ऐसी उम्मीद हम एक महिला से करते हैं। और यदि घरेलू कार्यों के कारण ही पुरुषों को क्या है कि कार्य और बच्चों के पालन पोषण के कार्य से क्या है, मुक्ति मिलती है। ठीक है, लेकिन जो पुरुष का कार्य है वो उत्पादक माना जाता है, जबकि महिला के घरेलू श्रम का कोई मूल्य ही नहीं होता। परंतु परंपरागत परिवार में एक व्यक्ति बेहतर रोजगार पा जाता है तो उसके पीछे क्या है, एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक बच्चों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए जो महिलाएं हैं श्रमिकों की निराशा और अलगाव को भी दूर करने का काम करती है, ऐसा नारीवादियों का मानना रहा है। और जो समाजवादी जो नारीवादी है उन्होंने ये भी कहा कि जो घरेलू कार्यों के महत्व को और मूल्य ना होने के कारण क्या है, महिलाओं को की समाज के अंदर क्या है, स्थिति क्या है, कमजोर है, उनकी स्थिति क्या है, दुर्बल है तथा वित्तीय रूप से क्या है, वह अपने पति के ऊपर निर्भर रहती है, ऐसा समाजवादी नारीवादियों का मानना रहा है। इसलिए आर्थिक जो विषमता है वह स्वाभाविक रूप से क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसके संबंध में कोस्टा ने तो ये कहा कि महिलाओं के जो घरेलू श्रम का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए जब तक महिलाओं को क्या है, सामाजिक आर्थिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे तब तक महिलाओं का उत्थान संभव नहीं और ना ही हो सकता है, ऐसा कोस्टा का मानना रहा है। इसलिए महिला के मुद्दे को क्या है, सामाजिक और आर्थिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः समाजवादियों के अनुसार क्या है, वर्गीय जो शोषण है ज़्यादा गहरा और प्रभावकारी है, ना कि लैंगिक शोषण। इसका तार्किक अभिप्राय ये रहा है कि महिला का जो शोषण है पुरुषों के द्वारा नहीं अपितु पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हुआ है। अतः समाजवादी क्रांति के कारण क्या है, महिलाओं की जो मुक्ति है वह स्वाभाविक रूप में हो जाएंगी। ठीक है, इसको जो क्रिटिसाइज करने का काम किया जाता है या इसकी आलोचना इस आधार पे की जाती है कि आधुनिक जो समाजवादी जो नारीवाद है वह प्राकृतिक राजनीति को क्या है, लैंगिक राजनीति से प्राथमिकता प्रदान करती है, जो कि सही नहीं है। इन नारीवादियों ने तो ये माना कि जो समाजवाद है वह स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंत का कारण होगा, और ऐसा व्यवहारिक रूप के अंदर हमें प्रतीत नहीं होता है। या खास करके जब सोवियत संघ के अंदर क्या है 1917 के अंदर वहाँ पे समाजवादी क्रांति हुई थी, और समाजवादी क्रांति के बाद वहाँ पे समाजवादी शासन स्थापित हुआ,
तो यदि वहाँ पे भी हम उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण की बात करें तो महिला की अपेक्षा क्या पुरुषों का जो नियंत्रण वहाँ पे भी क्या था, बहुत अधिक रहा है। ठीक है, इसलिए नारी मुक्ति का जो मुद्दा है ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा बहुत गहरा है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के समाप्त होने से लैंगिक उत्थान मान लेना ये अपने आप में बात सत्य नहीं है। ठीक है, इस आधार पे इसको क्रिटिसाइज करने का काम भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक फेमिनिज्म की। ठीक है, या आश्वेत नारीवाद की। आश्वेत नारीवादियों का ये मानना रहा कि जो ऐसी महिलाएं जो श्वेत महिलाएं नहीं है, वाइट फीमेल नहीं है, ब्लैक महिलाएं हैं या काली महिलाएं हैं, उनकी जो मुद्दे हैं वे क्या है, श्वेत महिलाओं के मुकाबले क्या है, अलग किस्म के हैं। और ये जो राजनीतिक जो विचारधारा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर क्या है, आरंभ हुई। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो नाम लिया जाता है एंजेला डेविस का लिया जाता है। एंजेला डेविस ने यह कहा कि आश्वेत महिला की समस्या को किसी ने भी अभी तक नहीं उठाया, क्योंकि जो आश्वेत महिलाएं हैं वे दो प्रकार के शोषण की शिकार रही है। वो दो प्रकार के शोषण का शिकार रही है, एक तो पितृसत्ता की शोषण का शिकार रही है और दूसरी प्रजाति भेदभाव का जो क्या है आश्वेत महिलाएं शिकार रही है। इसलिए जो आश्वेत जो नारीवादियों ने क्या है, नारीवाद की जो विचारधारा थी उसकी सुदृढ़ता को स्वीकार करने से भी क्या उन्होंने इनकार कर दिया। आश्वेत नारीवादियों का ये मानना रहा कि वर्ग और व्यक्ति की जो संकल्पना है वो क्या है, अमूर्त है, क्योंकि समाजवादी नारीवादी भी क्या है, रंगभेद के मुद्दे को क्या गंभीरता से ये नहीं लेती है। उदारवादी नारीवाद के अंदर क्या है, एक संस्कृति या समूह को ही श्रेष्ठ मान लिया गया है, तथा आश्वेत जो नारीवाद या विभेद के अंतर को मुद्दे को उन्होंने महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन जो आश्वेत नारीवादियों का विरोध इस मुद्दे पर है कि जो सभी महिलाएं क्या है, समान है। महिलाओं की समानता में भी ये बात अंतर्निहित है कि गोरी जो महिलाएं हैं वो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ी लिखी है, मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से है। जैसे ब्रिटेन के संदर्भ की बात करें या ब्रिटेन की महिलाओं की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर महिलाओं का ये मानना रहा है कि जो आश्वेत महिलाएं हैं वे क्या है, बाहरी है, वे उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ना ही वे उनको अपनी, ऐसी महिलाएं जो श्वेत महिलाएं नहीं हैं उनको अपनी संस्कृति का अभिन्न अंग नहीं मानती, जो कि एक वहाँ पे विषमता रही है। अतः आश्वेत जो नारीवादियों ने क्या है, इस वंचित स्थिति के प्रति भी अपना क्या विरोध दर्ज जताया था और उनका ये मानना था कि इकहरी जो एक जैसी जो पहचान की मान्यता को क्या है, उन्होंने इसका भी खंडन किया था। उनका ये मानना रहा कि उनके लिए पितृसत्तात्मक की बात हो या प्रजातीय भेदभाव क्या, दोनों महत्वपूर्ण है। और गेल रूबिन के अनुसार, और गेल रूबिन ने यह कहा कि आश्वेत महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो पहचान है इस समाज के अंदर क्या है, अनुपस्थित है, पूरी तरह से एब्सेंट है। इसलिए जो आश्वेत जो महिलाएं हैं लिंग, प्रजाति और वर्ग सभी भेदों की क्या शिकार रही है। और 1970 के दशक में क्या है, अमूल जो नारीवादियों ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया और जिन्हें क्या है, आश्वेत महिलाओं के द्वारा इन मुद्दों को क्या है, उठाया गया था। अब हम परिस्थितिकी नारीवाद की बात कर लेते हैं, जिसको इकोफेमिनिज्म का नाम भी दिया जाता है। परिस्थितिकी नारीवाद जो शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग है, ये फ्रांसीसी महिलावादी जो विचारक थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस डी यूबेबोन के द्वारा 1974 के में पहली बार किया गया था। और पारिस्थितिक नारीवाद जैसे इसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्कॉलर्स हुए, सुसेन ग्रिफिन रहे या मेरी डेले या भारत के अंदर वंदना शिवा रही है, जैसे जो विचारक रहे नारीवाद के संबंध में क्या है, उन्होंने ये माना कि प्रकृति पर मानवीय प्रवृत्तियों को क्या में समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे क्या है, मानव का जो प्रकृति पर नियंत्रण होता है वैसे ही पुरुष का जो नियंत्रण है वह किस पे है, महिला के ऊपर है। उनका ये मानना रहा कि मानव ने क्या प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का क्या है, प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार से पुरुषों ने भी महिलाओं के ऊपर क्या अपना प्रभुत्व या अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए नारीवाद की अधीनता क्या है, प्रकृति की अधीनता के ही समान है। आपकी परिस्थिति की नारीवाद का मानना यह रहा कि महिलाओं का स्वभाव क्या है, प्रकृति के ज़्यादा निकट है।
जिस प्रकार पितृसत्ता के द्वारा क्या है प्रकृति का शोषण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पितृसत्ता के द्वारा महिलाओं का भी शोषण किया जाता है। जैसे महिलाओं के जो गुण रहते हैं, जैसे प्रेम रहता है, सहानुभूति करना रहता है, या दया करना रहता है, या दूसरों को माफ करना रहता है, इसी प्रकार के जो गुण हैं वे प्रकृति के गुण भी पाए जाते हैं। और परंतु आज के समय के अंदर क्या पितृसत्तात्मक संस्कृति को क्या है बढ़ावा मिला है, और मत मात्र सत्तात्मक जो संस्कृति है जो कि प्यार पे आधारित है, दया पे आधारित है, करुणा पे आधारित है, केयरिंग पे आधारित है, उन गुणों की क्या आज के समय के अंदर उपेक्षा की जाती है। यदि हम सांस्कृतिक नारीवाद की बात करें या कल्चरल फेमिनिज्म की बात करें, तो कल्चरल फेमिनिज्म के अंदर क्या है, ये भी परिस्थितिक नारीवादी ये मानते हैं कि पितृसत्तात्मक द्वारा निर्मित की गई जो संस्कृति है वह जीवन विज्ञान पर बहुत अधिक हावी हो चुकी है, क्योंकि जैविक रूप में महिलाओं का स्वभाव प्रकृति जैसा है, जबकि जो प्राकृतिक रूप से क्या पितृसत्तात्मक का क्या है प्रभाव रहा है। यदि आध्यात्मिक नारीवाद की हम बात करें या स्पिरिचुअल फेमिनिज्म की बात करें, तो स्पिरिचुअल फेमिनिज्म ने क्या है ये कहा कि सभी वस्तुओं में अपने जैसे दिखने लगे तो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक नारीवादी ये मानते हैं कि प्रकृति के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है वे महिलाएं हैं, जबकि परिवर्तनवादियों का ये मानना रहा है कि प्रकृति के साथ संबंधों के जो अलावा है महिलाओं का क्या उचित प्रतिनिधित्व सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर भी होना चाहिए। नारीवाद की जो क्रिटिसाइज करने का जो काम है या इसकी आलोचना की जाती है, परिस्थितिवादी नारीवादियों की आलोचना है कि महिलाओं का क्या है स्वभाव को क्या प्रकृति के समय समान बताना महिलाओं के क्या शोषण का मूल कारण रहा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो प्रकृति के नाम पर क्या महिलाओं के परंपरागत दायित्व क्या है सौंपे जाते हैं, जो कि महिला के शोषण का भी मुख्य कारण रहा है। यदि लेस्बियन नारीवाद की हम बात करें, तो ये जो विचारधारा ये अमूल नारीवाद का क्या है अत्यधिक अमूलवादी रूप है, जिसमें यह कहा जाता है कि पुरुष महिलाओं के क्या शोषक करता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है, इसलिए महिलाओं को क्या है पुरुषों के साथ विवाह भी नहीं करना चाहिए, बल्कि सिस्टरहुड या भगिनी को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, ऐसा लेस्बियन नारीवादियों का मानना रहा है। अमूल नारीवादियों ने समूचे महिलाओं के हितों को क्या है एक जैसा माना, जबकि जो लेस्बियन नारीवादी अभी भी क्या है हाशिए पे है, ऐसा इनका मानना रहा है। यदि उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद की बात करें, उत्तर उपनिवेशवादियों का मतलब है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बहुत से ऐसे मुल्क जो पहले किसी साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन थे या उपनिवेशवाद अपने आप पे क्या है रहने के लिए मजबूर थे, उसके बाद जो महिलाओं की जो स्थिति है वो किस तरह से हुई। वास्तव के अंदर क्या है उत्तर उपनिवेशवादी जो नारीवाद का जो विचार है ये क्या है यूरोप से शुरू होता है, और जिसमें महत्वपूर्ण जो विचारक रही है जिसका नाम था गायत्री स्पिवाक ने यह कहा था कि समूचा जो नारीवाद का जो चिंतन है एवं नारीवाद जो विचारधारा वो क्या पश्चिम केंद्रित है, जो कि उपनिवेशवादी समाजों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि पश्चिम की दुनिया की समस्या एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की महिलाओं की जो समस्या है क्या है एक दूसरे से अलग किस्म की रही है, क्योंकि जो पश्चिमी जो चिंतन है अभी भी अपने आप को क्या है श्रेष्ठ मानता है, वो अपने आप को सुप्रीम मानता है, इसलिए पश्चिम के जो नारीवादी जो विचारक है वे एशिया अफ्रीका नारियों एवं महिलाओं को क्या है नकारात्मक या नेगेटिव बेस से या नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, और उनके पहनावे पर भी एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो महिलाएं जिस हिसाब से उनका कल्चर है या उनके पहनने का जो ढंग है उसके ऊपर भी क्या अपनी आपत्ति व्यक्त करने का काम करते हैं। यदि हम समानता बनाम विभेद की बात करें, तो यद्यपि जो नारीवादी जो विचारधारा का जो मूल उद्देश्य ये रहा कि पितृसत्तात्मक और लैंगिक शोषण को समाप्त करना इनका मेन उद्देश्य रहा है, इसलिए आरंभिक रूप में महिलाओं ने पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता पर क्या इन्होंने बल देने का काम किया। मेरी वुllstonecraft हो, मिल हो, हैरियट टेलर की बात हो ने महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने समान राजनीतिक और वैधानिक अधिकार देने की उन्होंने क्या वकालत की थी।
इसके साथ साथ क्या है, जो परंपरावादी रूप के अंदर जो नारीवादी जो आंदोलन है वह सार्वजनिक जीवन में क्या है, समानता का क्या है, आंदोलन था। लेकिन अमूल नारीवादियों ने क्या है, महिलाओं की समानता घरेलू एवं व्यक्तिगत जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभेद और अंतर को क्या है, महत्वपूर्ण माना था। इनका ये मानना रहा है कि समानता का जो अभिप्राय है ये महिलाओं की पहचान पुरुष आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता का जो अभिप्राय है महिलाओं के गुणों को क्या है, मान्यता प्रदान करना है। अतः समानता क्या है, महिलावादी रूप के अंदर होनी चाहिए। इसलिए अमूल नारीवादियों ने क्या है, सिस्टरहुड की क्या है, पर इस पे बल दिया है और पर्सनहुड पर नहीं। अमूल नारीवादी जो महिला की स्वतंत्रता से बढ़कर क्या है, महिला के क्या है, मुक्ति की ये समर्थक रही है। ये केवल जेंडर समानता के लिए ही नहीं बल्कि लैंगिक मुक्ति के भी क्या है, समर्थक रही है। अमूल नारीवादी महिलाओं की क्या है, विशिष्ट पहचान को क्या है, गौरवान्वित या उसको पुनर्स्थापित करना चाहती है। ठीक है, नारीवाद एवं न्याय के बारे में अब चर्चा करते हैं। न्याय का जो अभिप्राय रहता है, न्याय का अभिप्राय ये रहता कि समाज में समानता और निष्पक्षता की क्या स्थापना करना है। हमें किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या अन्य किस्म का जो भेदभाव है उसको हमने नहीं करना है। इसलिए जो नारीवादी जो न्याय का जो आशय है ये मतलब दिया जाता है कि सार्वजनिक जीवन के अंदर क्या है, पुरुष एवं महिलाओं के मध्य क्या है, समानता समानता की स्थापना करना और लैंगिक आधार पर क्या है, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में समानता स्थापित करने के पश्चात नारीवादियों ने घरेलू व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में भी समानता स्थापित करने का क्या प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने कुछ एक बातों के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पितृसत्तात्मक की समाप्ति हो, निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य क्या है, अंतर की क्या है, समाप्ति होनी चाहिए, और सेक्स एवं जेंडर के जो मध्य है वो जो अंतर है वो स्थापित होने चाहिए। गिलिगन का ये मानना रहा है कि न्याय एवं अधिकार जैसी जो सार्वभौमिक जो मान्यता हैं वे क्या पुरुषों के लिए है। इसलिए नारीवादी विचारकों ने उन नारीवादी मूल्यों जैसे सहानुभूति एवं निकटता जैसे गुणों को क्या है, प्राथमिक बनाने पर क्या इन्होंने बल दिया है, जबकि समाज में पितृसत्ता के मूल्यों को क्या प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें स्वायत्तता, तार्किकता एवं आक्रामकता जैसे मूल्य रहे हैं। अब हम देखभाल और नैतिकता की बात करते हैं, इथिक्स ऑफ केयर की बात करें तो बहुत सारे जो अधिकांश या उग्रवादी जो नारीवादी विचारकों ने क्या है, पितृसत्तात्मक के लिए मुक्ति के लिए महिलाओं को क्या है, परंपरागत पारिवारिक दायित्व से क्या उनको मुक्त करने का उन्होंने किया है, आह्वान किया है या इस बात की कॉल किया है। इनका ये मानना रहा है कि महिलाओं को क्या है, इसी घरेलू परंपरागत भूमिका के कारण क्या उनका शोषण हो रहा है, और परंतु सभी नारीवादी विचारकों ने क्या है, महिलाओं की जो परंपरागत घरेलू भूमिका को के भी क्या है, उनको अस्वीकार करने का काम किया, जिसमें सबसे जो प्रमुख जो भूमिका है कैरोल गिल्किन की रही है। कैरोल गिल्किन की जो महत्वपूर्ण रचना रही है जिसका नाम था इन अ डिफरेंट वॉइस। इन अ डिफरेंट वॉइस के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि पुरुष और महिलाओं का जो चिंतन है वह अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि पुरुष और महिलाओं का जो चिंतन है एक जैसा हो, तथा उन्होंने इस भिन्न चिंतन को भी दो प्रकार की नैतिकता मानने का काम किया, जिसमें न्याय और देखभाल की नैतिकता उन्होंने कहा। ठीक है, पुरुष न्याय को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वे न्याय के साथ क्या है, देखभाल को भी महत्व प्रदान करती है। इसलिए जो देखभाल की जो समर्थक महिलाओं ने क्या है, महिलाओं की भूमिका को क्या पुनः परिभाषित करने का काम किया है। उदारवादी न्याय के जो सिद्धांतकार हैं जॉन रॉल्स है, डॉर्किन ने अमूर्त व्यक्तिगत अधिकारों पर बल प्रदान किया है। इन्होंने न्याय के ऐसे सिद्धांतों का विकास किया है जिन्हें सार्वभौमिक रूप में लागू किया जा सकता, मतलब पूरी देश दुनिया के अंदर इनको ऐसे सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें निष्पक्षता एवं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वह क्या है, कायम रहे। न्याय ही इन परंपरागत मान्यताओं में क्या है, व्यक्ति को समुदाय से ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है,
देखभाल की नैतिकता के अंतर्गत क्या है, मानवीय जो समयबद्धता है या परित्याग और दूसरों के प्रति दायित्व को क्या अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्तियों के मध्य जो संबंध है तथा दूसरे व्यक्तियों का भावनात्मक समर्थन किया जाता है, विशेष तौर पर जिनके जो साथ क्या है हमारे निकट के जो संबंध है। इसलिए जो देखभाल की नैतिकता की बात हो, नैतिकता का क्या है, वैकल्पिक ये रूप है। ठीक है, सामान्यतः न्याय को देखभाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो न्याय है वह तार्किकता पर या क्या होता है, तार्किकता पर आधारित होता है, भावनाओं पर नहीं। न्याय अमूर्त होता है, ये क्या विशिष्ट नहीं। न्याय का जो प्रयोग है सामान्य रूप में किया जाता है, जो पूर्वाग्रहों से भी क्या होता है, अग्रसित नहीं रहता है। जबकि देखभाल की नैतिकता में क्या है, न्याय को तर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे शांति समझौते एवं स्थायित्व पर क्या बल प्रदान किया जाता है। न्याय और देखभाल के अंतर को क्या है, यदि हमने इसको समझना है तो ये जो अंतर है इस बात में इसको स्पष्ट किया जा सकता है। एक कार्यरत या जो एक पेशेवर महिला का जो क्या है, महिला जिस पर जो अपने कार्य के साथ क्या है परिवार की देखभाल का भी क्या दायित्व रहता है। यदि न्याय की हम बात करें तो न्याय के जो नियमों के अनुसार क्या है, एक महिला को क्या है पूरा का पूरा जो ध्यान है अपने कार्य के ऊपर लगाना चाहिए, परंतु देखभाल की नैतिकता के या देखभाल की जो न्याय है ये रहा है कि उसे जो अपना पूरा ध्यान है वो अपने बच्चों के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर लगाना रहा है। यदि समकालीन समय के अंदर हम नारीवाद की बात करें तो समकालीन समय के अंदर या नारीवाद का जो आंदोलन है 1960 के अंतिम दशकों के में ये अपने क्या है एक चरम सीमा पे पहुंचा, और 1970 के दशक के अंदर या बहुत कम समय के अंदर क्या है नारीवाद का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ गया था, जिसे कि हम उत्तर नारीवाद आंदोलन भी कहते हैं। इसमें क्या है जो 1970 के दशक के अंदर क्या है नारीवाद का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे या बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न रही है। जैसे इस समय के दौरान क्या नारीवादी आंदोलन के अंदर क्या विभाजन हो गया था, और उदारवादी जैसे नारीवाद है, समाजवाद की नारीवाद है, अतिवादी नारीवाद है, लेस्बियन फेमिनिज्म के क्या है, इन्होंने क्या है अलग अलग विचारधाराओं की जो नारीवाद जो आंदोलन है इन्होंने नारीवाद के क्या है अलग अलग मुद्दों को उठाने का काम किया था। जैसे अमेरिका के अंदर आश्वेत नारीवाद की उत्पत्ति हुई, और आश्वेत महिलाओं का ये मानना रहा है कि उनके जो हित है वो श्वेत महिलाओं से क्या है पूरी तरह से अलग है, क्योंकि अमेरिका में आश्वेतों के विरुद्ध क्या है रंगभेद की जो नीति है उसका प्रयोग होता है, जिस कारण क्या है नारीवाद जो आंदोलन है वह आंतरिक रूप से क्या है विभाजित हो गया था, या इसका एकजुट ये आंदोलन नहीं रह पाया। 1980 और 1990 के दशक के अंदर क्या है अनेक देशों के अंदर जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है, जैसे तालिबानीकरण जो तालिबान की जो विचारधारा है या मुस्लिम कट्टरपंथ की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के कारण क्या है इन्होंने महिलाओं की मुक्ति का विरोध किया या महिलाओं की स्वतंत्रता का विरोध किया है, जिस कारण क्या है दुनिया की जो ऐसी विचारधारा जो कट्टरपंथ की जो विचारधारा थी, कट्टरपंथ की विचारधारा के कारण क्या है महिलाओं को क्या है फिर से घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद होना पड़ा। ठीक है, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका का जैसे देशों के अंदर क्या है परिवार के मूल्यों के नाम पर क्या है महिलाओं को व माँ व पत्नी की भूमिका को क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्व जो जैसे पहले जो इससे पहले जो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री रही है मार्गरेट थैचर ने क्या है अपने आप को स्वयं से क्या है अतिवादी नारीवादियों का विरोध किया। अतिवादी नारीवादी जो थी इस बात की जो वकालत करती थी कि जो नारियों का जो शोषण है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो तो यहाँ तक कहती थी कि नारी को क्या पुरुषों से विवाह भी नहीं करना चाहिए। मार्गरेट जो थैचर इंग्लैंड की एक जो प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर वहाँ की रही है, प्रधानमंत्री रही है, उन्होंने भी अपने आप को क्या है अतिवादी नारीवादियों के आंदोलन है उससे अपने आप को दूर करने का काम किया, और उनका ये मानना रहा यदि नारियों ने समाज के अंदर आगे बढ़ना है तो उन्हें पुरुषों के साथ ही आगे बढ़ना, ना कि पुरुषों से अलग। उग्र जो नारीवाद का जो दूसरा जो चरण रहा है, दूसरे चरण के अंदर क्या है नारीवादियों ने परंपरागत विचारकों की इन मान्यताओं का क्या खंडन किया, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक जीवन में भी भेद स्थापित किया जाता है,
और ये परंपरा अरस्तु के विचारों के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। जब अरस्तु दास प्रथा का अपना सिद्धांत दे रहा है या नागरिकता का अपना सिद्धांत दे रहा है, इस तरह की जो असमानता है वो हमें अरस्तु के विचारों के अंदर भी देखने को मिलती है। यदि समकालीन उदारवादी विचारकों की इस मान्यता को हम स्वीकार करें या स्वीकार किया, क्योंकि इन्होंने राज्य और सरकार की गतिविधि को क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करने का उन्होंने क्या समर्थन किया है। और उनका ये मानना रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या है, राज्य द्वारा सार्वजनिक रूप से क्या हस्तक्षेप करना क्या वो तो महत्वपूर्ण है। और समकालीन उदारवादी राज्यों का ये भी दावा रहा है कि वे पुरुषों या महिलाओं के प्रति क्या है, तटस्थ है। क्योंकि उदारवादी जो राज्य के अंतर्गत क्या है, सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं, वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान स्वतंत्रता दी जाती है। नारीवादियों का मानना ये रहा है कि राज्य लैंगिक रूप में तटस्थ नहीं है, बल्कि राज्य के द्वारा महिलाओं के प्रति क्या भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जैसे आज के समय के अंदर क्या है, जैसे पुलिस और प्रशासन में सम्मिलित होने के लिए क्या है, जिन जो मानकों का जो निर्धारण किया गया है वे भी मूलतः क्या है, पुरुषों के लिए ही है। ठीक है, जैसे फोर्स के अंदर क्या आज के समय के अंदर क्या है, अधिक भारी संख्या के अंदर ही पुरुषों को रखा जाता है, ना कि महिलाओं को। इसे जो कैरोल पेटमैन ने क्या है, कल्याणकारी राज्य को भी क्या मूलतः उन्होंने पितृसत्तात्मक राज्य की ही संज्ञा दी। उनका ये मानना रहा कि महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था के अंदर है, इसलिए जो सार्वजनिक जीवन में जो प्राप्त जो स्वतंत्रता, समानता और अधिकार केवल पुरुषों के लिए है। इसलिए नारीवादियों ने क्या है, सार्वजनिक और निजी जीवन के कृत्रिम विभाजन को भी इन्होंने क्या है, अस्वीकार किया था। जैसे ओकिन ने क्या कहा कि व्यक्तिगत ही राजनीति को क्या उन्होंने, जैसे ओकिन ने कहा कि व्यक्तिगत ही राजनीति है, व्यक्तिगत ही राजनीति है। इसको समझाने के लिए ओकिन ने क्या कहा कि शक्ति राजनीति को शक्ति के अध्ययन के रूप में इन्होंने परिभाषित करने का काम किया कि राजनीति क्या है, ये स्ट्रगल फॉर द पावर है, ये शक्ति के लिए संघर्ष है। उन्होंने ये कहा कि शक्ति का जो ये संघर्ष है ये परिवार से ही शुरू होता है, ऐसा नहीं कि परिवार से बाहर होता है। परिवार में किए गए कार्यों का जो विभाजन है ये इसका प्रमाण है। ठीक है, तथा घरेलू हिंसा का भी इसका एक उदाहरण है। नारीवादियों का मानना यह रहा कि विवाह से लेकर पारिवारिक जीवन तक उनके पारिवारिक जीवन तक उनके साथ क्या लगातार भेदभाव होता रहा है, और राज्य के विभिन्न कार्यों के द्वारा क्या है, व्यक्ति के जीवन प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, राज्य द्वारा विवाह को क्या परिभाषित करने का काम किया गया है। राज्य के द्वारा ही विवाह की उम्र तय की जाती है। विवाह की शर्तें का भी निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा किया जाता है। वैवाहिक जोड़ों को क्या है, मिलने वाले जो लाभ है, उनको जो बेनिफिट्स है वो भी राज्य के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए राज्य परिवार में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी रहता है। ठीक है, पारिवारिक जीवन के द्वारा क्या है या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की जो परिस्थितियों का क्या निर्माण होता है। परिवार सामाजिक संरचना की क्या है, एक मूल इकाई है, जिसमें सामाजिक मूल्य एवं मानकों का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है, जो ना केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि जीवन को निर्धारित करने वाले विभिन्न विकल्पों को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। इसलिए जो पितृसत्तात्मक समाज के अंदर क्या है, सामाजिक संरचना की बात हो या लैंगिक दृष्टि से विभाजित रहता है, क्योंकि परिवार में ही पुरुषों एवं महिलाओं के लिए क्या है, अलग अलग पहनावे रहते हैं। ठीक है, और भूमिकाओं का क्या निर्धारण रहता है। लड़कों के लिए अलग किस्म का पहनावा रहता है और लड़कियों के लिए अलग किस्म का पहनावा रहता है। इसलिए लिंग विशेष के प्रति क्या है, अभिवृद्धि का जो निर्माण भी होता है। परिवार में श्रम का जो लैंगिक विभाजन भी होता है। महिलाओं का पालन पोषण भी इस प्रकार से होता है कि वे बच्चों की देखभाल करना ही अपना स्वाभाविक कर्तव्य मान लेती है। ये ऐसा ओकिन ने क्या है कि व्यक्तिगत ही राजनीति इसको परिभाषित करने का काम किया है। अंतिम जो बात ओकिन कह रहे हैं कि व्यक्तिगत ही राजनीति, इस बात को सिद्ध करने के लिए ये कह रहे हैं कि लैंगिक दृष्टि जो श्रम का जो विभाजन है वह तार्किक परिणाम के आधार पर हुआ, क्योंकि जो महिलाओं का जो जीवन है वह घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित हो गया है। सार्वजनिक जीवन में इनका जो मार्ग है वह क्या लगभग बंद हो चुका है, ऐसा ओकिन का मानना रहा है। और वे भौतिक और मानसिक दोनों संसाधनों से क्या है, वंचित हो गई है। इसका परिणाम ये निकला है कि सरकार, कार्यपालिका,
न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाओं में भी इसका जो प्रतिनिधित्व है, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह अपर्याप्त है या ना के बराबर है। या राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक नीति निर्माण में जो नारी की जो भूमिका हुआ है द्वितीय है या गौण है, ऐसा ओकिन का मानना रहा है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने उन सभी बातों को क्या है डिस्कस करने की कोशिश की, जो बातें नारीवाद एक राजनीतिक अवधारणा के संबंध में, ऐसी बातें जो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली थी, उन सभी बातों को हमने आज की चर्चा के अंदर सभी बातों को कवर कर लिया है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा के लिहाज से ये जो आज की जो चर्चा बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। तो आज की चर्चा के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।